हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्द्रव्य जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, आपको इससे पहले की वीडियो में मैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ये एक सेल है, इसके जो बाहर की लेयर है ये कोशिका भित्ति है, और इसके अंदर ये डबल लेयर जो दिख रही है ये कोशिका झिल्ली है। अब हम कोशिका झिल्ली तक तो पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर के जो कोशिका झिल्ली के अंदर ये हमारा कोशिका द्रव पाया जाता है। यहाँ पे कुछ इस कोशिका द्रव के अंदर कुछ कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी लाइसोसोम वगैरह कुछ पाए जाते हैं इनके अंदर अंगक। अब हम इसके अंगकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसके फर्स्ट अंग, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टली हम ER भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। देखते हैं इसको सबसे पहले किसने आविष्कार, यानी किसने सबसे पहले इसको देखा है। सर्वप्रथम आविष्कार इसका ग्रानियर ने 1897 में किया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंतर्द्रव्य जालिका भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो सबसे पहले पोर्टर ने सर्वप्रथम 1948 में इस जाल को एंडोप्लाज्मिक स्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक यानी कि कोशिका द्रव के अंदर इसकी स्थिति होने के कारण इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया उसने। प्रोकैरियोटिक व RBC में अनुपस्थित होती है ये। प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, उनके अंदर कुछ विशेष अंगक नहीं पाए जाते हैं, तो ये ER भी उसके अंदर अनुपस्थित होती है। जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसके अंदर भी नहीं पाई जाती है। दोहरी कला द्वारा निर्मित जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें लगभग सभी जो अंगक होते हैं उनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो ये भी दोहरी झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है ER की संरचना। ये नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो केंद्रक है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे कुछ नलिकाओं जैसी संरचना जुड़ी होती है। ये केंद्रक से लेके ये जो कोशिका झिल्ली है हमारी, इस यहाँ तक फैली रहती है एक जाल के रूप में। ये हमारी ER है। ये देखो, यहाँ पे केंद्रक से बाहर से शुरू हो गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार ये पाई जाती है। ये कुछ उसके अलग अलग पार्ट्स है। ये सिस्टर्नी है, ये कुछ नलिकीय भाग है। ये देख, तो आइए इसके आगे भागों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये डॉट डॉट से, ये राइबोसोम्स है, जिन जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं उसको हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं। और जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, इस संरचना के ऊपर देखो राइबोसोम्स नहीं है, तो ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। और ये देखिए, इसके 3 भाग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक तो सिस्टर्नी होता है, जो इस तरीके की जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सिस्टर्नी है। कुछ नलिकीय संरचनाएं होती है इस तरीके से, और कुछ आशय यानी वेसिकल्स बोलते हैं, इनसे आगे वेसिकल्स का निर्माण होता है। इस स्ट्रक्चर में तो नहीं दिखाई दे रहे, पर मैंने आपको अलग से बताया कि इसका तीसरा भाग वेसिकल्स होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी के बारे में पढ़ लेते हैं। पारगम्यता व संवहन के गुण। अब ये केंद्रक के बाहर आपने देखा था कि केंद्रक के बाहर से शुरू हो रही है, तो केंद्रक से बाहर जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो केंद्रक के अंदर कुछ पदार्थ है, कुछ पदार्थ केंद्रक से बाहर भी आते हैं और कुछ बाहर वाले पदार्थ अंदर भी जाते हैं। तो उसके लिए ये जो
ER होती है हमारी, ये पारगम्यता बनाती है। इसके द्वारा जो कुछ पदार्थ है वो बाहर आ सकते हैं। इसमें कुछ संवहन का गुण पाया जाता है। ER की कलाएं कई स्थानों पर प्लाज्मा कला व केंद्रक कला से जुड़ी रहती है। हाँ, तो आपको मैंने बताया था कि जो ER होती है, जैसे ये सेंटर है कोई और ये कोशिका की बाहरी झिल्ली है, तो सेंटर यहाँ से केंद्रक से शुरू होके ये ER जाल के रूप में केंद्रक झिल्ली से लेके कोशिका झिल्ली तक जुड़ी रहती है। तो यही बोल रहा है ये प्लाज्मा कला व केंद्रक कला से जुड़ी रहती है कई स्थानों पर। थर्ड देखते हैं, इसकी संरचना एक ही कोशिका में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कहीं सिस्टर्नी, कहीं आशय और कहीं नलिकाएं। आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी लंबी व चपटी नलिकाएं जो केंद्रक के चारों ओर समांतर ढेर के रूप में पाई जाती है। तो वही जो मैंने आपको बताई थी, जो लंबी लंबी नलिकाएं थी, वो जो केंद्रक के चारों ओर लंबी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, समांतर होती है एक दूसरे के। तो ये सारी सिस्टर्नी कहलाती है। इनकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो सिस्टर्नी होती हैं, मैंने आपको बताया था खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर ही पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि जो ये प्रोटीन संश्लेषण होता है, जब DNA से RNA बनता है और RNA से जब प्रोटीन बनता है, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो सतह प्रदान करते हैं RNA को, फिर RNA से प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये राइबोसोम्स की सतह पर बनते हैं। इसीलिए ये सक्रिय कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, उन्हीं कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। जैसे हमारी लीवर की कुछ सेल्स में और अग्नाशय पैनक्रियाज के कुछ सेल्स में ये सिस्टर्नी भाग पाया जाता है। सेकंड देखते हैं पुटिकाएं, आशय या वेसिकल्स। कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उनको वेसिकल्स बोलते हैं। ये 20 से 500 व्यास की संरचनाएं होती है, आकृति में अंडाकार, गोलाकार या थैलियों जैसी होती है। तो कुछ फूड स्टोर करने के लिए वेसिकल्स वगैरह पाई जाती है, जो कुछ पारगम्य जो केंद्रक से कुछ पदार्थ होते हैं वो बाहर आते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स भाग में स्टोर होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नलिकाएं या ट्यूबुल्स। ये आकृति व्यवस्था में अनियमित होती है। नलिकाएं हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनका व्यास 50 से 100 म्यूएम है। ये चिकनी सतह युक्त अतिशाखित, तो आपको बताया था मैंने, कुछ चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, वो होती है ज़्यादातर नलिकाएं। अस्रावी कोशिकाओं जैसे रेखित पेशीय कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो तो सक्रिय कोशिकाएं होती है, क्योंकि उनमें प्रोटीन संश्लेषण वगैरह की क्रियाएं होती रहती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है जो अस्रावी होती है, वो स्थिर रहती है, उनका ज़्यादा कोई खास प्रोटीन संश्लेषण वगैरह नहीं होता है जिनमें। उन कोशिकाओं में ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो पाई जाती है। तो ये थे इसके 3 पार्ट्स। आगे हम देखते हैं इसका रासायनिक संगठन। ER की कोशिका कला फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो कोशिका कलाएं जितनी भी होती है, जितने भी अंगक होते हैं जिन पे कोशिका कला या जिसके बाहर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उन सभी की संरचनाएं लगभग समान होती है। तो ER की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसी के समान होती है। वसा मुख्यतः फास्फोलिपिड्स, लेसिथिन, सिफिलिन, नॉसिटॉल, इसमें कुछ वसा होती है वो फास्फोलिपिड के रूप में या लेसिथिन या सिफिलिन या नॉसिटॉल के रूप में होती है, और प्रोटीन्स एंजाइम के रूप में उपस्थित होते हैं।
तो दोस्तों आगे देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SCR भी बोल सकते हैं, इसको RER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इस प्रकार की ER में राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुख्यतः वसा व स्टेरॉइड्स होते हैं। ये ज़्यादातर जो ये स्मूथ है ये ज़्यादातर वृक्क की नलिका कोशिकाओं में, आँखों की ग्राही कोशिकाओं में, आंत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन संग्रह करने वाली यकृत सेल्स में पाई जाती है। तो ये याद रखना दोस्तों आप। आगे देखते हैं रफ ER का क्या वर्क है। इस प्रकार के ERs में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए खुरदरी दिखाई देती है। ER से राइबोसोम्स राइबोफोरेन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा था कि उस सतह से राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, तो वो एक राइबोफोरेन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो खुरदरी ER है ये कौन कौन सी सेल्स में होती है? लीवर सेल्स में, गॉबलेट सेल्स और पैनक्रियाज सेल्स में पाई जाती है। आगे देखते हैं ER के कुछ कार्य देख लेते हैं। ATP का निर्माण, जो ये सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका है वो ATP के निर्माण में सहायक है। जो ATP होती है उसके निर्माण के लिए एक सतह की ज़रूरत होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सतह प्रदान करती है उसको, इसी कारण यहाँ पे ATP का निर्माण होता है। पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक, तो जैसा कि आपको पता है ये केंद्रक कला से जुड़े होते हैं और बाहर कोशिका कला से भी जुड़ी होती है। तो इसके द्वारा जो पदार्थ है इसके अंदर से आदान प्रदान होते रहते हैं। अन्य कोशिका कलाओं का निर्माण, इसी के कुछ भाग टूट के, जब हमारा सेल डिवीज़न होती है, जब कोशिका विभाजन होता है तो इसी के भाग आगे टूट के जो कोशिका कला है हमारी, जो हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ अन्य अंगकों के निर्माण में ये जो ER है वो सहायक होती है। भंडारण का कार्य, तो मैं आपको वेसिकल्स के बारे में बता चुकी हूँ कि कुछ फूड होता है वो वेसिकल्स के रूप में स्टोर रहता है, इसलिए ये भंडारण का कार्य भी करती है। SCR कोशिका को विभिन्न तत्वों के आविष प्रभाव से बचाती है। जो हमारी ये SCR होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, कोशिका के अंदर कुछ खतरनाक यानी कुछ आविष पदार्थ भी होते हैं जो कोशिका को नष्ट करने का कार्य करते हैं, लेकिन जो SCR होती है ये आविष प्रभाव से बचाती है कोशिका को, उसको कोई नुकसान नहीं होने देती, उससे पहले ही उसका पाचन करवा देती है कुछ एंजाइम्स डाल के। संश्लेषण का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि राइबोसोम्स होते हैं जिनकी सतह पर प्रोटीन संश्लेषण की जो ये हमारा प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अंतरकोशिकीय आवेगों का संवहन, जो कोशिका के अंदर कुछ आवेग क्या होते हैं दोस्तों, मैसेज, जैसे तंत्रिका, न्यूरॉन्स हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के मैसेज हमारे मस्तिष्क यानी मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, वैसे ही कोशिकाओं के मैसेज होते हैं, अंदर कोशिका की कुछ क्रियाएं चलती हैं उनके मैसेज ये आगे ट्रांसफ़र करती है। उपापचय में कार्य, कुछ उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं, कुछ चीज़ों का पाचन, कुछ एंजाइमों को छोड़ के ये कुछ पदार्थों के पाचन में भी सहायता करती है। एंजाइमेटिक क्रियाओं हेतु उत्तरदायी, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे स्टोर करके रखते हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आगे अपने एंजाइम स्रावित करते हैं। और लास्ट है इसका यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो आपको पता ही है कि जो कोशिका होती है उसकी केंद्रक कला से लेके ये आगे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक जुड़ी रहती है। तो ये कंकाल का निर्माण करती है, जैसे पूरे भाग को ये स्थिर रखती है, कंकाल का निर्माण करती है। जैसे हमारे शरीर में हमारी बॉडी की शेप है वो हमारे अंदर जो स्केलेटन है उसकी वजह से है, हमारे शरीर को आधार प्रदान करता है।
उसी प्रकार जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी कोशिका का कंकाल के रूप में जानी जाती है। ये भी इसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य कुछ, और ये हमारी आज ER है वो समाप्त हुई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका के अगले ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।